कहानियों का झरना। श्री गणेशाय नमः। यक्षिणी एक अभिशापित डायन। रात के 2 बज रहे थे और हेमंत दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के बीच पड़ने वाली यमुना नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने यमुना नदी को घेर कर रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के संग बहे जा रहा था। हेमंत के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। हेमंत धीरे धीरे मोबाइल के टॉर्च को जलाकर नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजने लग जाता है। हेमंत ने फ़ोन उठाते हुए कहा, हाँ सरिता। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? यमुना नदी पहुँच गया हूँ और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास आता हूँ। सरिता की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या कहा कि यमुना नदी पार कर रहे हो आप? हेमंत कहता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें तो पता ही है कि बंगला गांव से रोहतक गांव जाने का एकमात्र रास्ता यही है और वह भी नदी पार करके जाना पड़ता है। सरिता घबराते हुए हेमंत को जवाब देते हुए कहती है, आपको इतनी रात में नहीं आना चाहिए था। आपको कोठी पर ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पार वह घूमती है। हेमंत हैरानी के साथ पूछता है, वह कौन घूमती है? सरिता घबराते हुए हेमंत को जवाब देते हुए कहती है, मतलब आपको सब पता है फिर भी जानबूझकर पूछ रहे हो। आपको माजी ने बताया था ना कि नदी पार करते हुए उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह सच में आ जाती है। हेमंत कहता है, सरिता तुम भी न, कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी सुना दी। हेमंत अपनी बात पूरी करता है उसके पहले ही सरिता घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ़ कर देना। अब यह कभी उसका नाम नहीं लेंगे। हेमंत हंसते हुए कहता है, क्या सरिता तुम भी ना, यक्षिणी कुछ नहीं होता है। यह सब मन गढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई है और कुछ भी नहीं है। इस बात का जवाब देते हुए सरिता कहती है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, मैं तो मानती हूँ और आप बस जल्दी आ जाइए। हेमंत हंसते हुए कहता है, हाँ सरिता आता हूँ, नदी तो पार कर लूँ पहले। सरिता कहती है, गलती हो गई जी, माफ़ कीजिएगा। आपकी फ़िक्र में मैं तो भूल ही गई थी। हेमंत मुंह बनाते हुए कहता है, भूल गई थी ना तो उसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हें सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। सरिता बड़े प्यार से पूछती है, अच्छा तो क्या सज़ा देंगे आप? हेमंत जवाब देते हुए कहता है, सज़ा यह है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। सरिता शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं। हेमंत कहता है, अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? जवाब देते हुए सरिता कहती है, ठीक है आ जाइए, मैं इंतज़ार करूँगी आपका, जल्दी आना। सरिता फ़ोन कट कर देती है और हेमंत वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी हेमंत ने 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। हेमंत को लगता है कि उसके पीछे कोई लड़की भागते हुए निकलती है। पायल की आवाज़ सुनकर हेमंत जहाँ खड़ा होता है वहीं रुक जाता है, पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं दिखाई देता। उसके पीछे कोई भी नहीं था। हेमंत मन ही मन कहता है, यह सरिता भी न, यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में उसका वहम डाल दिया है।
यही वह मुझे डरा रहा है। और वैसे भी मैं खुद ही यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत होती है। इतना कहकर हेमंत वापस आगे बढ़ने लग जाता है। आगे बढ़ने पर हेमंत को एक काला साया दिखाई देता है। काले साये को देखकर हेमंत के कदम अपने आप ही थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह हेमंत का ही इंतजार कर रहा था। काले साये के पास से पायल की आवाज़ और चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। हेमंत के हाथ पैर कंपाने लग गए थे। हेमंत डरते हुए मन ही मन सोचता है, कहीं सरिता की बात सच तो नहीं थी, यह यक्षिणी ही तो नहीं है। हेमंत उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हेमंत ने डरते हुए कहा, कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। हेमंत अपने मोबाइल का टॉर्च उस पर डालता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो हेमंत देखता है कि वह शायद किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल व लंबाई 5 फुट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसकी कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वह लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश हो जाना चाहता है। वह लड़की अपने हाथ से हेमंत को इशारा करके अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर हेमंत यह भूल जाता है कि यक्षिणी जैसी कोई चीज़ भी होती है। हेमंत अपनी साइकिल को वहीं छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में जैसे कोई आग लग गई हो। हेमंत उस लड़की के पास जाकर उसे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की अपने चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। हेमंत कहता है, कैसा काम? लड़की हेमंत की आंखों में देखती हुई कहती है, वही काम जो तुम अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। उसे आज रात भर जगा कर रखना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे रात भर नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा था, जिसे देखकर हेमंत सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके वश में आ गया हो। हेमंत भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात, कल रात, परसों नरसों जगा कर रखूँगा, कभी नहीं सोने दूँगा तुम्हें। इतना कहते हुए हेमंत उस लड़की को अपने सीने से लगा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों की जिस्म की गर्मी से रेत उसके शरीर पर चिपक गई थी। लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और हेमंत ऊपर। हेमंत के माथे की पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थी कि वह थक चुका है था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। एकदम से हेमंत की नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है। वह देखता है उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियाँ आने लग गई थी।
उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले की जगह सफ़ेद हो गए थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक बूढ़ी औरत में तब्दील हो गई थी। यह सब देखकर हेमंत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। हेमंत घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम? वह लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह सुनकर हेमंत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह झट से उसे दूर हटाने लगता है, मगर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रीतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? जोर जोर से यह कहकर वह हंसने लगती है। हेमंत उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि उसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। उसे यक्षिणी की आंखों में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, व्यासना की प्यास में तू यह भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी सरिता घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी इसी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं हो सकती। इतना कहकर यक्षिणी अपने हाथ हेमंत के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह नुकीली थे। हेमंत डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। पर यक्षिणी उसकी एक नहीं सुनती और अपने हाथ हेमंत के सीने में घुसियार देती है और जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। हेमंत के शरीर का खून नाखून के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लगता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर में अंदर जा रहा था, वह वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी। हेमंत का शरीर सूख कर सफ़ेद पड़ गया था। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बची थी, पर उसकी धड़कनें अभी भी चल रही थी। यक्षिणी धीरे से अपना मुंह हेमंत के कान के पास ले जाती है और उससे कहती है, यही है यक्षिणी का बदला। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ हेमंत के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ हेमंत के सीने से बाहर निकालती है, हेमंत अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में हेमंत का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पल यक्षिणी हेमंत का दिल लेकर गायब हो जाती है। ठीक उसी समय बारिश की बूंदें बंद हो जाती हैं। यही है यक्षिणी की कहानी। इतनी संपूर्ण अध्याय समाप्त। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।